गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज वेगनर का महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर जर्मनी के एक प्रसिद्ध जलवायुवेता तथा भूगर्भ शास्त्रवेता थे। वेगनर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 में किया, परंतु इसका विवेचन 1915 और 1920 में हुआ, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण, प्रथम वर्ल्ड वॉर के कारण इस सिद्धांत की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं हो पाया। तो इन्होंने बताया कि महासागरों की तली तथा महाद्वीपों की स्थिरता की संकल्पना का गलत प्रमाणित करने के लिए वेगनर ने अपने महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना का प्रतिपादन किया। वेगनर के सामने मूलभूत समस्या थी जलवायु संबंधी परिवर्तन। भूमंडल पर अनेक क्षेत्रों में ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनके आधार पर यह ज्ञात होता है कि एक ही स्थान पर जलवायु में समय समय पर अनेक परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों को दो रूपों में स्पष्ट इन्होंने किया। एक, यदि स्थल भाग एक जगह पर स्थिर रहे हों तो जलवायु कटिबंधों का क्रमशः स्थानांतरण हुआ होगा। ऐसी कारण कभी शीत, कभी उष्ण, कभी शुष्क और कभी उष्णार्द्र जलवायु का आगमन हुआ होगा, परंतु ऐसे स्थानांतरण के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलते हैं। सेकेंड में उन्होंने अपना बताया कि यदि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हो तो स्थल भागों का स्थानांतरण हुआ होगा। वेगनर ने स्थल के स्थायित्व को पूर्णतः अस्वीकार किया तथा उनके स्थानांतरण और प्रवाह में विश्वास किया। तो इन्होंने महाद्वीपीय प्रवाह दो संदर्भों में बताया। पहला, विषुवत रेखा की ओर, जो उस समय यूरोप से गुजरता था। विषुवत रेखा की ओर गुरुत्व बल तथा महाद्वीपों का उत्प्लावन बल, जिसके कारण यूरेशिया दक्षिण की तरफ प्रभावित हुआ और अफ्रीका प्रायद्वीपीय भारत उत्तर की ओर प्रभावित हुआ। तो इन्होंने अपने सिद्धांत को फिगर के द्वारा देखते हैं तो इनके सिद्धांत इन्होंने बताया कि 33 सागर में करोड़ों वर्षों से निक्षेपित मालवा धीरे धीरे संपीड़ित होकर पर्वत और पठार के रूप में बदल गया। जैसे एशिया हो गया, एशिया महाद्वीप, यहाँ पर कुनलुन पर्वत हो गया, यहाँ हिमालय पर्वत हुआ, 33 सागर था, यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अपना विशाल मैदान का रूप लिया और तिब्बत पठार बना, यहाँ हिमालय हो गया, यहाँ कुनलुन हो गया। तो इन्होंने बताया कि महाद्वीपीय प्रवाह कैसे हुआ है। तो इनका दूसरा गति जो पश्चिम की ओर बताया, इन्होंने चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति, इस गति के फलस्वरूप हुआ कि दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका क्रमशः गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड से पृथक होकर पश्चिम की ओर प्रभावित हो गया। परिणाम हुआ कि भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ, जो धीरे धीरे चौड़ा होकर अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। पैंजिया के यह भाग जो सियाल के हल्की चट्टानों से बना है या पश्चिम की ओर प्रभावित हुआ है, तो इस तरह अपने नीचे स्थित सीमा की कठोर धरातल से टकराया, जिससे अवरोध हुआ और रॉकी और एंडीज जैसे पर्वतों की उत्पत्ति हुई। तो इन्होंने बताया कि उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत का निर्माण हुआ, यहाँ पर एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। तो और बीच में अटलांटिक महासागर भ्रंश के कारण ये अटलांटिक महासागर बन गया। तो इस तरह इन्होंने बताया कि क्यूबा और वेस्ट इंडीज जैसे द्वीप मूलतः अमेरिका के भाग थे, परंतु यह महाद्वीप में पाए जाते हैं। यहाँ क्यूबा हो गया, ये सभी भी अमेरिका के भाग थे। तो इस तरह इन्होंने फिगर के माध्यम से देखा जा सकता है क्यूबा, वेस्ट इंडीज सब कहाँ था, रॉकी पर्वत कैसी उत्पत्ति हुई। तो पश्चिम की ओर गति का प्रवाह का सिद्धांत क्या था, इस तरह हम लोग देखें
और क्योंकि यह भाग महाद्वीप के अन्य भाग के साथ गतिशील नहीं हो सका, तो पश्चिम दिशा की ओर गतिशील नहीं होने के कारण ये सारे द्वीप पश्चिम की ओर खींचे हुए दिखाई देते हैं। वेगनर ने जब यह महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को दिया तो प्रारंभ से ही आलोचनाओं का शिकार हो गया। तो क्योंकि वेगनर ने विस्थापन में जो कारण बताए वे अवैज्ञानिक प्रतीत हो रहे थे, तो ऐसी स्थिति में वेगनर ने विस्थापन के संदर्भ में विभिन्न परमाणु को जुटाना प्रारंभ किया। इन परमाणु के आधार पर 3 गणना प्रमाण निकाले जो भूगर्भिक होते हैं, जलवायु और जैविक। ये भूगर्भिक परमाणु, जलवायु परमाणु, जैविकीय परमाणु, इस आधार पर इन्होंने प्रूफ करने का प्रयास किया। तो भूगर्भिक परमाणु में इन्होंने जिगसॉ फिट में इन्होंने अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को मॉडल बनाकर जोड़ने का प्रयास किया और जिगसॉ फिट की संज्ञा दी। उन्होंने बताया कि ब्राजील तट और गिनी तट से मिलाया जा सकता है, उसी प्रकार उत्तरी अमेरिका को पश्चिमी यूरोप से मिलाया जा सकता है, उत्तरी अमेरिका को पश्चिमी यूरोप से मिलाया जाता है। हिंद महासागर में अफ्रीका से प्रायद्वीपीय भारत, अटलांटिक ऑस्ट्रेलिया को जोड़ा जा सकता है। आंध्र महासागर के दोनों तटों पर पाए जाने में कैलेडोनियन और हर्सियन क्रम में समानता पाई जाती है। स्कैंडिया के पर्वत, स्कॉटलैंड के पर्वत और कनाडा के लॉरेंस पर्वत एक ही काल के बताए जाते हैं, बने हैं। वहीं भारत के प्रायद्वीपीय भारत, ब्राजील का पठार और अफ्रीका का पठार समकालीन बताया जा रहा है। तो इन्होंने जिगसॉ फिट के द्वारा इन्होंने बताया कि दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका ये समकालीन थे। उसी तरह ब्राजील और कैनेडियन के पर्वत को बताया। तो दक्षिणी अमेरिका के संरचना को देख ही रहे हैं, इस तरह देख ही रहे हैं। दक्षिण अमेरिका अफ्रीका की संरचना किस तरह है इन्होंने बताने का प्रयास किया। उसी तरह दक्षिणी पठार, प्रायद्वीपीय पठार और ब्राजील का पठार की समानता देखने को मिलती है। तो इन्होंने भूगर्भिक संरचना को जिगसॉ फिट के द्वारा अपना प्रमाणित करने का प्रयास किया और प्रूफ भी करने का प्रयास किया। और जलवायु प्रमाण देखते हैं तो जलवायु प्रमाण में कनाडा और साइबेरियन क्षेत्र में कोयला मिलता है। जैसे कनाडा और साइबेरियन क्षेत्र में एक समकालीन कोयला मिलता है। और क्योंकि कोयला की उत्पत्ति के लिए उष्ण क्षेत्र उपयुक्त होता है, इस आधार पर उन्होंने बताया कि दोनों क्षेत्र कभी उष्ण कटिबंध रहे होंगे, वहां से प्रभावित होकर ये वर्तमान स्थिति में पहुंच गए हैं। तो उसी तरह कई समशीतोष्ण क्षेत्रों में प्रवाल द्वीप मिलते हैं। तो प्रवाल जीवों का विकास 25 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ के बीच होता है, जहाँ का औसत ताप 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो ये प्रवाल द्वीप कभी उष्ण क्षेत्र में रहे होंगे जो वर्तमान में प्रभावित होकर शीतोष्ण क्षेत्र में पहुंच गए हैं। तो इस तरह इन्होंने जलवायु प्रमाण का दर्शाने का प्रयास किए। जैविकीय में देखते हैं तो जैविकीय में भी इन्होंने दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के ट्रियासिक युग के चट्टानों में जीवाश्म आपस में समानता रखते हैं, इन्होंने प्रमाणित कर दिखाया। और अफ्रीका महाद्वीप और मेडागास्कर द्वीप में भारत में पंचेत श्रेणी के जुरासिक काल के डायनासोर का प्रमाण मिला है। यानी दक्षिणी अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीप और भारत में पंचेत श्रेणी में जुरासिक का डायनासोर का ये प्रमाण इन्होंने देखा। और स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र में लेमिन नामक एक जीव पाया जाता है जो पश्चिम की ओर तरफ प्रवृत्ति रखता है और ये अटलांटिक सागर के तट पर जाकर समुद्र में गिर जाते हैं। तो इन्होंने जैविकीय आधार पर भी लेमिन नामक जीव को अटलांटिक महासागर में गिरते हुए बताया है। और जुरासिक काल में डायनासोर का प्रमाण इनको मिला है। तो भूगर्भिक और जलवायु जैविक प्रमाण को इन्होंने साबित करने का प्रयास किया। मगर इन आलोचना देखा जाए तो आलोचना में वेगनर ने पैंजिया के टूटने की शक्ति का व्याख्या नहीं की,
सिर्फ इतना बताया कि पेंजिया आंतरिक कारणों से टूट रहे हैं। इस सिद्धांत के वैज्ञानिक आधार कमजोर बनाता है। पहले इन्होंने बताया कि सियाल सीमा पर निर्बाध रूप से तैर रहा है, और दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि सीमा द्वारा अवरोध होने पर रॉकी और एंडीज जैसे पर्वतों का उत्पत्ति भी होती है। यह एक दुविधाभास है, एक भ्रम मत पैदा करता है। पेंजिया के विखंडन के पश्चात महादेश गुरुत्व बल के कारण विषुवत रेखा पर इकट्ठा हो गए। वहीं दूसरी ओर ज्वारीय शक्ति के कारण उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की ओर खिसक गए। तो ये विखंडित पेंजिया के टूटने के पूर्व क्यों नहीं देखा गया? यहाँ भी विरोधाभास लग रहा है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में कभी पश्चिम में प्रभावित हो सकते थे। जब वर्तमान ज्वारीय बल से 10 गुना शक्ति होती, तो इतनी शक्ति हो तो पृथ्वी की गुरुत्व 1 वर्ष में ही बंद हो जाएगा। यहाँ भी विरोधाभास लगता है। वेगनर ने यह बताया कि महाद्वीप उत्तरी और पश्चिम की ओर प्रभावित हुए, जबकि ऑस्ट्रेलिया एवं प्रायद्वीपीय भारत उत्तर पूर्व की तरफ प्रभावित हुए। यह संदर्भ में वेगनर मौन है, चुप है। इसमें अटलांटिक में उत्तर दक्षिण दिशा में फैला हुआ एक बड़ा कटक है, जो उत्तर और दक्षिण अमेरिका जब पश्चिम की ओर प्रभावित हुआ तो यह उस समय यह कटक कहीं था। इस संदर्भ में वेगनर का मानता है। तो तमाम आलोचनाओं के बावजूद निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि वेगनर महोदय ने यह प्रमाणित कर दिया कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। इस सिद्धांत की सबसे बड़ी प्रासंगिकता है कि इस आधार पर वेगनर ने सागर नितल प्रसरण सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का विकसित किया। सागर नितल प्रसरण और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का विकसित किया। तो इसको डिनोट कर लीजिएगा। थैंक यू।